Hi everyone, welcome to JKSSB online tutorial. This is वर्षरानी here और इस वीडियो में ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें से आज हम ट्रांसपोर्ट वाला पार्ट पढ़ेंगे। क्या होता है ये ट्रांसपोर्ट? बेसिकली किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, या कोई इंसान अगर एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहा है ना, तो हम कुछ ना कुछ मीन्स या कुछ ना कुछ मोड्स यूज़ करते हैं कि हम कैसे पहुंच रहे हैं एक जगह पे। लेट्स से एक जगह है ए, यहाँ से पहुंचना है बी में, तो यहाँ से इस चीज़ के यहाँ पहुंचाने की प्रोसेस को हम ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पे अगर हम इंसानों को भी पहुंचा रहे हैं, पैसेंजर्स को पहुंचा रहे हैं, या गुड्स यानी सामान को पहुंचा रहे हैं, किसी भी चीज़ को बाय किसी भी व्हीकल के थ्रू, चाहे वो एरोप्लेन हो, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे ट्रक हो, चाहे वो बैलगाड़ी हो, ठीक है, तो उसे हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, यानी यातायात। ये क्यों ज़रूरी है? देखो, इकोनॉमी में ना बहुत बड़ा रोल होता है इसका। ये नहीं कि वहाँ से किराया आता है, जो भी पैसेंजर किराया देते हैं, नहीं, इससे भी ज़्यादा बड़ा रोल होता है ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस में। लेट्स से एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट है, उन्हें जल्दी जल्दी मार्केट होना ज़रूरी है, तो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट वेट नहीं करते। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो पेरिशेबल होते हैं, जल्दी ख़राब हो सकते हैं, तो अगर जल्दी जल्दी उन्हें मार्केट में ट्रांसपोर्ट नहीं किया गया तो लोगों के काम नहीं आएगी। जिन लोगों को वो यूज़ करनी थी, जिन लोगों को वो दूध खरीदना था या वो जो फ्रूट्स लेने थे, वो नहीं ले पाएंगे, तो लोगों को भी नहीं मिली चीज़, जिसको सर्विस चाहिए उसको नहीं मिली, और एक तरफ वो चीज़ वहाँ पड़े पड़े सड़ गई और उन लोगों के भी काम नहीं आई, उस किसान की भी मेहनत बेकार हो गई। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ऐसे ऐसे और भी कई सारे एग्जाम्पल है। फैक्ट्रीज जो होती हैं, तो फैक्ट्रीज में क्या है, इनको पहले रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल टाइम से यहाँ आने के लिए, और फिर जब प्रोडक्ट बन गया तो प्रोडक्ट को भी मार्केट करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है। इनफैक्ट आपको भी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है ना कोई साधन आप यूज़ करते हैं, तो इसलिए ट्रांसपोर्टेशन ज़रूरी है। इसके बारे में आप ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप सबको पता है, लाइफ लाइन है ये इकोनॉमी के लिए। तो कुछ डिफरेंट मोड्स होते हैं ट्रांसपोर्ट के, कि किस किस के ज़रिए आप कहीं दूसरी जगह पे एक चीज़ को दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। तो ज़मीनी रास्ते होंगे, है ना, लैंड थ्रू लैंड मोड, या वाटरवेज हो गए, या एयरवेज हो गए। लैंड में क्या क्या आ जाएंगे, ज़मीन पे आप क्या यूज़ कर सकते हो, रोडवेज, रेलवेज या पाइपलाइंस। रोडवेज सड़कें हो गई, रेलवेज और पाइपलाइन, जैसे गैस वगैरह के लिए हम पाइपलाइन का इस्तेमाल करते हैं, ये भी ट्रांसपोर्ट में आता है, क्योंकि यहाँ पे गैस एक जगह से दूसरी जगह की तरफ कंटिन्यूसली सप्लाई की जाती है, तो ये भी ट्रांसपोर्टेशन है। फिर वाटर, तो वाटर में सीवेज और इनलैंड वाटरवेज आते हैं। तो सीवेज आपको पता ही है, समुद्री रास्ते, और इनलैंड वाटरवेज में आ जाती हैं लेक्स और रिवर्स, लेक्स एंड रिवर्स आ जाते हैं इसमें, और कुछ बैक वाटर्स वगैरह, लेगून्स। एयरवेज में देखोगे तो इंटरनेशनल एयरवेज आएंगे और डोमेस्टिक आ जाएंगे। डोमेस्टिक में कौन होता है, डोमेस्टिक एयरवेज में कौन होता है, जैसे कि नेशनल अंदर जो देश के अंदर जो फ्लाइट्स होते हैं उन्हें डोमेस्टिक फ्लाइट्स बोलते हैं। उनके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। आज हम रोडवेज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो रोडवेज सबसे ज़्यादा है हमारे देश में। हमारे जो ट्रांसपोर्टेशन है ना, इसका लगभग, रोडवेज जो है ना, लगभग हम पूरे जो पैसेंजर है उनका 90% जो है ना पूरी दुनिया में रोडवेज का इस्तेमाल करते हैं। और इंडिया के अंदर 87% पैसेंजर इसे अवेल करते हैं। और गुड्स के लिए, यानी फ्राइट का मतलब होता है गुड्स, यानी सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए 60 से 65% तक यूज़ रोडवेज का किया जाता है। इसके अलावा कुछ रेलवेज के थ्रू सप्लाई किया जाता है सामान, और कुछ वाटरवेज के थ्रू, है ना। तो 65% लगभग रोडवेज के थ्रू ही यातायात की जाती है, के सामान को पहुंचाया जाता है। तो रोडवेज के कुछ बेनिफिट्स आप देख लो, बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए बेस्ट है, हाउस टू हाउस कनेक्टिविटी होती है, कम्प्लीमेंट्री है। बाकी जो दूसरे मोड से ट्रांसपोर्ट के, उन पे ये कम्प्लीमेंट्री है। मतलब यूएसए से शिप में आप
गुजरात तक का है, गुजरात से आप दिल्ली तक रोड से आ रहे हो तो कॉम्प्लीमेंट्री हुआ, उस आपके सफर को कॉम्प्लीमेंट किया इसने। तो फ्लेक्सिबल कैसे, आप बस में चढ़े आप कहीं भी उतर सकते हो, आप बाइक पे भी हो, रोड में आप कहीं से भी किसी भी गली से निकल सकते हो, तो फ्लेक्सिबल होते हैं, रोडवेज फ्लेक्सिबल होते हैं। लेकिन जो लेकिन जो जैसे एयरवेज में जहाँ पे जहाज उतरेगा वहीं उतरेगा, वहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते। तो जो रोडवेज है हाईली आपके कंट्रोल में है ना, कंट्रोलेबल, आपके कंट्रोल में है रोडवेज, तो इस हिसाब से बहुत ही फ्लेक्सिबल है। तो अब इसके बारे में ज़्यादा हम टाइम यहाँ नहीं लगाएंगे, हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। देखो रोडवेज टोटल जो नेटवर्क है इंडिया के अंदर लगभग 55 लाख किलोमीटर का है रोड का, ये नहीं कि नेशनल हाईवे का, पूरे रोड का, कच्चा पक्का सब। तो पक्का रोड के लिए सरफेस्ड रोड बोलते हैं और कच्चा के लिए अनसरफेस्ड, है ना, अनसरफेस्ड, जिनकी सरफेस स्मूथ कर दी होती है, जिन मेटालिक रोड्स भी बोलते हैं स्मूथ रोड्स को या सरफेस्ड रोड्स को। पक्का रोड या सरफेस्ड रोड पक्का रोड या सरफेस्ड रोड एक ही बात है। तो इनमें एक्सप्रेसवेज आते हैं, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवेज, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स आ जाते हैं और अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स और विलेज रोड्स। अब हम अगर बात करें क्वालिटी के हिसाब से, तो एक्सप्रेसवे सबसे हाई क्वालिटी के होते हैं, हाई टेक्नोलॉजी के होते हैं और इनमें एक्सीडेंट्स भी कम होते हैं, क्योंकि इनमें हर जगह से कोई भी नहीं, इस रोड के अंदर हर जगह से कोई किसी भी गली से कोई भी रोड कनेक्ट नहीं करेगा, तो हर जगह से एक्सेस नहीं मिलेगा। तो हम इसको बोलते हैं कंट्रोल्ड एक्सेस कंट्रोल। किसी पर्टिकुलर जगह से कुछ इस तरह से बने होते हैं पॉइंट्स जहाँ से दूसरी गाड़ियाँ आ सकती हैं, पर्टिकुलर जगह से ही गाड़ियाँ एंट्री कर सकती हैं रोड के अंदर, हर जगह से, हर गली से नहीं, कहीं से भी ट्रैफिक आती रहेगी, इसलिए यहाँ पे जाम भी कम लगता है और एक्सीडेंट्स भी कम होते हैं। फिर नेशनल हाईवेज ये भी अच्छी क्वालिटी के होते हैं पर इतनी नहीं जितनी एक्सप्रेसवेज होते हैं। स्टेट हाईवेज जिन्हें स्टेट मैनेज करती है। नेशनल हाईवेज और एक्सप्रेसवेज को कौन मैनेज करता है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, NHAI। और स्टेट हाईवेज को कौन कंट्रोल करता है? स्टेट का अपना PWD, ठीक है, PWD। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि स्टेट के अंदर जो रोड्स हैं उन्हें नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया नहीं कंट्रोल करेगी। तो फिर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया करेगी क्या? हर जगह कोई ना कोई स्टेट तो है ही ना। तो नेशनल हाईवे जिस भी स्टेट में होते हैं इन्हें NHAI खुद मैनेज करती है। और इसके अलावा जो रोड्स होते हैं स्टेट के अंदर के, जो स्टेट की कैपिटल के साथ यहाँ की मेजर सिटीज़ को कनेक्ट करती हैं, वो स्टेट हाईवेज होते हैं। और PWD जो स्टेट की होती है वो इसे कंट्रोल करती है। फिर मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स, जिसमें डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर्स आ जाते हैं, उनको कनेक्ट किया जाता है मेजर सिटीज़ के साथ या मेजर टाउन्स के साथ, मेजर सिटी या मेजर टाउन, तो इनके साथ कनेक्ट किया जाता है। राइटिंग पे मत जाना मेरी। तो इससे भी कंट्रोल कौन करता है? PWD खुद करती है, इससे भी मेंटेन। कौन सी? स्टेट वाली PWD। अब अदर जो रोड्स होते हैं यहाँ पे भी टाउन्स को टाउन्स के साथ कनेक्ट किया जाता है। और इसे कौन मैनेज करता है? इसे म्यूनसिपैलिटी और म्यूनसिपैलिटी के साथ साथ PWD खुद। अब बचे गांव, तो जो विलेज हैं इसे कौन मैनेज करेगा? इसे विलेज रोड्स को पंचायत मैनेज करती है। किसके साथ मिलके? PWD के साथ मिलके। कौन सी PWD? स्टेट वाली PWD। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है ना एकदम? कोई टेंशन? कोई नहीं है, कोई टेंशन नहीं। पंचायत और PWD मिलके बनाएगी, लेकिन किस स्कीम के थ्रू? स्कीम है ना कोई बहुत ही फेमस है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000 में जो आई थी ना अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में। तो इस योजना के थ्रू हर एक गांव में हर घर तक रोड पहुंचाने का ये सिलसिला चला था। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा रूरल रोड्स की लेंथ बढ़ी है। फिर जो नेशनल हाईवे की बात करें तो 1,51,000 तक ये पहुंच चुका है। आंकड़े चेंज होते रहते हैं, आंकड़े याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना 1 लाख के ऊपर पहुंच गया है, ठीक है, 1 लाख किलोमीटर के ऊपर पहुंच गया है।
इतना याद रखना, क्योंकि क्योंकि ये जो ये आंकड़े हैं ना, ये बदलते रहते हैं। एग्ज़ाम के टाइम में देख लेना बेशक आप कहीं और से भी, क्योंकि जब भी एग्ज़ाम होगा, हो सकता है आप ये 2 महीने के बाद देख रहे हो वीडियो, 1 महीने के बाद देख रहे हो सकता है जब ये वीडियो मैं बना रही हूँ उसके आप एक साल के बाद देख रहे हो, है ना। तो ये जो रोड्स कंटिन्यूसली बन रहे हैं, रोड्स कंटिन्यूसली उनकी लेंथ बढ़ रही है, प्रपोज्ड काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पे भी वर्क हो रहा है। तो ये जो मैं इनकी गारंटी नहीं देती कब ये चेंज होगा कब नहीं होगा, तो इसलिए आपको आंकड़े याद रखने की आज ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, ये याद रखना कि 1 लाख किलोमीटर के ऊपर हो गया है, ठीक है। और क्वेश्चन कभी कभी डायरेक्टली भी दिया हो सकता है कि इंडिया का जो नेशनल हाईवेज और उसकी लेंथ 1 लाख किलोमीटर से कम है, 1 लाख किलोमीटर से ज़्यादा है, 2 लाख से ज़्यादा है, 2 लाख से कम है। तो आपको सिर्फ इतना आइडिया होना चाहिए कि 1 लाख से 2 लाख के बीच में है कहीं पे। और जब 2 लाख क्रॉस कर जाएगा तो आपको वो याद होना चाहिए कि कब 2 लाख के ऊपर हो गया है। अब थोड़ा बहुत आइडिया रखना चाहिए इसका। अच्छा, अब ना थोड़ी सी इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं कि ये जो अथॉरिटीज़ होती हैं जो रोड्स को कंट्रोल करती हैं, रोड्स को मैनेज करती हैं या इन्हें कंस्ट्रक्ट करती हैं, इनके नाम हम जान लेते हैं। ये कौन कौन सी है। ये इसलिए रोल में आई ना, बेसिकली क्या होता है, जब एक रोड पे बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाती है, तो वो कंजेशन होता है रोड में बहुत ज़्यादा, उसको दूर करने के लिए और रोड के ट्रैफिक को स्मूथ करने के लिए, है ना, टू स्मूथ रोड ट्रांसपोर्टेशन, इसको बनाया गया। ये है क्या चीज़, ये है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये कब बनाई गई थी, एक एक्ट आया था NHAI एक्ट 1988। तो ऑपरेशन में ये कब आई थी, ये जब बनी थी ना, तो 1996 में ये ऑपरेशनल हुई 1996 में। थोड़ा सा बस बैकग्राउंड पता होना चाहिए, ज़्यादा आपको इसके बारे में भी PhD नहीं करनी है। 1996 में जब ये ऑपरेशनल हो गए तो 1998 में इसने एक प्लान लाया जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और उसी प्रोजेक्ट के थ्रू सारे रोड्स बनाए गए उसके बाद के। ये सेंट्रल PWD क्या होता है, C से बना सेंट्रल और आगे PWD, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। इसका यहाँ लिखने की मुझे ज़रूरत नहीं है, मैंने बोल दिया, आप यहीं से लिख दो इसके अपने पास, ठीक है। तो फिर BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन 1960s में बनी है, 1960s में इसे फॉर्म किया गया था। किस लिए, कि बॉर्डर एरियाज में या फार फ्लंग एरियाज में रोड बनाने के लिए, बॉर्डर एरियाज में या जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज के पास जो रोड्स हैं वो वहाँ पे कनेक्ट करने के लिए BRO को बनाया गया था। फिर इसके हेडक्वार्टर्स देख लो, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है, इसके हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में। अच्छा जी, इसने बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाए हैं, 17 इसके प्रोजेक्ट्स हैं इस टाइम पे चल रहे हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। 17 प्रोजेक्ट्स हैं इसके थ्रू जो चलाए जाते हैं। और इसे डिफेंस मिनिस्ट्री क्या आता है ये, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसे देखती है, रक्षा मंत्रालय। NHAI जो है इसे कौन सी मिनिस्ट्री देखती है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। पता क्या, अगर आपने BRO का मिनिस्ट्री देख ली कि कौन सी मिनिस्ट्री इसे मैनेज करती है, तो फिर NHAI की भी देख ही लो, क्योंकि दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर NHIDCL जो आया, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। खुद ही लिख दो आप, मैं फिर से बताती हूँ, नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो मैं इसके बारे में क्या लिख रही हूँ यहाँ पे कि इसे 2014 में क्रिएट किया गया था और 2015 से लगभग इसने काम शुरू कर दिया था। अच्छा जी, इसको 2015 में शुरू किया गया था, 2015 में जब इसको शुरू किया गया था तो किस लिए शुरू किया था,
नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में अपना योगदान देने के लिए, रोड्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए, या फिर उन एरियाज में जो इनएक्सेसिबल हैं, उन जो जो इतने फार फ्लैंग एरियाज हैं, इनएक्सेसिबल एरियाज हैं, वहाँ इसको रोड बनाने का काम दिया गया था। ये है नॉर्थ ईस्टर्न के लिए कौन? नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो ये हुई इनकी बात। अब अगर हम देखें आगे, तो जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, इसके द्वारा मैंने कहा था आपको कि 17 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं ऑलरेडी, जिसमें से बीकन और संपर्क जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं। हिमांक और विजयक ये भी जम्मू कश्मीर में ही थे पहले, लेकिन अब देखो ये हाई अल्टीट्यूड के लिए थे ना, तो लद्दाख जैसे हो गया हाई अल्टीट्यूड या ग्लेशियर्स के लिए। तो अब मेनली हमारे पास दो ही हैं, बीकन और संपर्क। बीकन कश्मीर श्रीनगर वाली साइड के लिए और संपर्क जम्मू वाली साइड के लिए। संपर्क कहाँ? जम्मू के लिए, और ये कश्मीर वाली साइड के लिए। तो बस और जितने ये जो प्रोजेक्ट हैं देखो, अनुराग, बीकन, ब्रह्मांक, चेतक, दीपक, दंतक, हिमांक, दंतक भूटान के लिए है, भूटान में रोड बनाता है ये। हिराक, पुष्पक, संपर्क, सेतुक, सेवक, शिवालिक, स्वास्तिक, उदयक, वर्तक, विजयक। तो ये सारे याद रखने की जरूरत नहीं है, जम्मू कश्मीर वाले बस याद रखना। फिर मैनेजिंग अथॉरिटी के हिसाब से 3 कैटेगरी के रोड्स होते हैं, नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज, बॉर्डर रोड्स। तो बॉर्डर रोड्स को कौन मैनेज करता है? डिफेंस मिनिस्ट्री खुद ही है ना, डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बोलते हैं वैसे ऑफिशियली। स्टेट हाईवेज को कौन? स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। और सेंट्रल को कौन, नेशनल हाईवेज को कौन मैनेज करता है? NHAI। ठीक है, नेशनल हाईवे को NHAI, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट और BRO दोनों ही। तो और मिनिस्ट्री कौन सी? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, ये मिनिस्ट्री इसको मैनेज करती है। तो टोटल में हाईवेज कितनी लेंथ है अभी हाईवेज की? 1.5 लाख किलोमीटर, मतलब 1 लाख के ऊपर हो गया है ना, 1,51,000 के आसपास है। तो इतना ठीक है यहाँ तक। अब देखो कि नेशनल जो हाईवेज हैं उनके माइलस्टोन देखो, येलो एंड वाइट जो होगा ना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आ भी सकता है। अब सोचोगे इसका क्या है करना है। येलो एंड वाइट माइलस्टोन होगा वो नेशनल हाईवेज का सिंबल है। ग्रीन एंड वाइट होगा अगर वो स्टेट हाईवेज को दर्शाता है। ब्लू या ब्लैक एंड वाइट होगा वो सिटी या डिस्ट्रिक्ट रोड्स को दर्शाता है। और ऑरेंज एंड वाइट अगर हुआ वो रूरल रोड्स की बात कर रहा है। तो फिर से एक बार देख लो, येलो एंड वाइट नेशनल हाईवे, ग्रीन एंड वाइट स्टेट हाईवे, ब्लू ब्लैक या वाइट डिस्ट्रिक्ट रोड, ऑरेंज एंड वाइट रूरल रोड। तो सबसे जो ओल्डेस्ट यहाँ पे ओल्डेस्ट हमारा जो नेशनल हाईवे है NH, वो कौन सा है? ग्रैंड ट्रंक रोड यानी GT रोड के नाम से हम इसे पॉपुलरली जानते हैं। किसने बनाया था ये, किसने शुरू की थी इसकी कंस्ट्रक्शन? पहले ये देखो आप, शेर शाह सूरी ने। तो शेर शाह सूरी ने जब इसे शुरू किया था, इसकी वजह से इसको शेर शाह सूरी मार्ग भी बोलते हैं, शेर शाह सूरी मार्ग। ये पर्सन के नाम पे, तो ये वो इतने फेमस क्यों है? ये पर्सन कौन है? ये टाइम आना, तो हुमायूं के टाइम पे इन्होंने मुगलों को हरा दिया था, हुमायूं को उसने हरा दिया था और उसने खुद राज किया था। लेकिन इसने अलावा उसने बिहार वाली साइड में अपनी डायनेस्टी स्टेब्लिश कर दी थी। तो बहुत सारी जंगें इन्होंने लड़ी थी, मुगलों से भी इन्होंने लड़ी थी, मुगलों से भी इनकी जंग हुई थी, ये जीत गए थे, मुगलों को इन्होंने हराया था ठीक ठाक तरीके से। और बाद में 1545 में इनकी भयानक डेथ हो जाती है एक एक्सीडेंट में, जंग में नहीं, डेथ मतलब एक एक्सीडेंट से, एक एक्सप्लोजन हो गया था वहाँ पे। तो ये जो रोड है ये भी इसी वक्त के आसपास बनना शुरू हुई थी। तो ये कहाँ से कहाँ तक थी? ढाका से लेके पेशावर तक। तो ढाका कहाँ पे? बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश से लेके पेशावर यानी पाकिस्तान तक थी।
उस टाइम में पाकिस्तान भी इंडिया ही था, बांग्लादेश भी इंडिया ही था, तो इंडिया के अंदर ही थी ये। अब क्या हुआ, तो इस रोड को पहले क्या बोलते थे, जीटी, मतलब जीटी रोड। अंग्रेजों ने इसका नाम जीटी रोड रखा था क्योंकि ये स्टार्ट तो ये 1545 में हो गई थी, लेकिन ये कंप्लीट 1553 में यहाँ पे डलहौजी का शासन था, तो अंग्रेजों ने इसको जीटी रोड बता दिया, ग्रैंड ट्रंक रोड, नहीं शाही रोड बना दिया इसको, है। तो देखो आज़ादी के बाद हम अपना ढाका हमारे पास ना पेशावर हमारे पास रहा, लेकिन कौन कौन रहा हमारे पास तब, ये अमृतसर, तो अमृतसर से दिल्ली से कोलकाता, तो अमृतसर टू कोलकाता रोड बन गई, है ना। अमृतसर से कोलकाता रोड बन गई और इसे हम NH1 कहते थे। इस रोड का नाम हमने क्या रखा था, NH1। फिर बाद में इस रोड को बाद में देखो नेशनल हाईवे एक्ट आया था 1956, उसके थ्रू भी बड़ी सारी चीज़ों को नाम दिया गया था, ठीक है। तो नाम कैसे, तो फिर उसके बाद क्या हुआ, इसको अमृतसर से दिल्ली तक इसको NH1 नाम दिया गया। अमृतसर से दिल्ली तक इसको NH1 बोला और दिल्ली से कोलकाता तक इसको NH2 बोला। ये नाम रखा गया इसका यहाँ से, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अभी भी खैर अभी इसका ये नाम नहीं है, लेकिन अभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि दिल्ली से कोलकाता तक कौन सा है, NH2, NH3, NH4, NH5, या अमृतसर से दिल्ली तक कौन सा रोड था जो जीटी ट्रंक का पार्ट है। तो ये अमृतसर से दिल्ली तक NH1 है। अब बोलोगे NH1 तो जम्मू कश्मीर का था, नहीं, वो NH1A था। NH1A इज डिफरेंट, NH1 इज डिफरेंट, ओके। तो ये थी सबसे जो पुराना रोड था यहाँ पे, शेर शाह सूरी के टाइम पे बनाया था। तो शेर शाह सूरी ने अपनी सूरी डायनेस्टी एस्टेब्लिश करी थी बिहार में, ससाराम एक जगह है, वहाँ पे आज भी इनका वहाँ पे दरगाह है, आप देखना अगर पता हो आपको। तो इसके हिसाब से 1956 जो था, नेशनल हाईवे एक्ट 1956 जो था, तो इसके हिसाब से जो नंबरिंग थी वो कैसे थी, देखो NH1A जलंधर से उड़ी तक, तो उड़ी कहाँ पे, श्रीनगर के थोड़ा सा आगे, है ना। तो ये जम्मू कश्मीर में, जो जलंधर से जम्मू कश्मीर में जो हाईवे पास करता था उड़ी तक, उसका नाम NH1A था। तो उसका मतलब जम्मू कश्मीर में जो भी नेशनल हाईवे था उसका नाम, मतलब जो सबसे बड़ा हाईवे था NH1A ही था। तो फिर NH1 अमृतसर से दिल्ली, जिसकी अभी हमने बात की। NH2 दिल्ली टू कोलकाता था, NH3 आगरा से मुंबई, NH4 ठाणे से चेन्नई, NH5 चेन्नई टू कोलकाता, NH7 वाराणसी टू कन्याकुमारी, NH47 वेलिंगटन, कोचीन एंड केरला। मैंने 7 से सीधे 47 क्यों बोला, क्योंकि बहुत सारे हैं तो बताने की जरूरत नहीं है, 250 से ज़्यादा हैं और भी बहुत सारे प्रपोज ने, कब कौन सा कंप्लीट हो जाए आप नंबर इसका याद रख ही नहीं सकते हो। अब मोर देन 250 करके आ जाना पेपर में, इट्स ओके। तो कहानी क्या है देखो कि NH7 जो है ना सबसे लॉन्गेस्ट था, NH47 सबसे लॉन्गेस्ट, सॉरी NH7 सबसे लॉन्गेस्ट था और NH47 सबसे शॉर्टेस्ट है। ये कोचीन और वेलिंगटन क्या है, वेलिंगटन एक आइलैंड है केरला में ही, केरला का ही आइलैंड है वेलिंगटन, और एक कोचीन भी केरला में ही एक जगह है बहुत ही फेमस। तो ये यहाँ से यहाँ तक बहुत ही छोटा है, 15 किलोमीटर के आसपास है, ये सिर्फ 15 किलोमीटर का इतना छोटा सा नेशनल हाईवे है, सोचो आप। तो लेकिन उसके बाद जब नेशनल हाईवे अमेंडमेंट एक्ट 2010 आया, इसके हिसाब से नंबरिंग बदल दी गई, नंबरिंग चेंज हो गई। नंबरिंग कैसे दी गई, ऑन द बेस ऑफ डायरेक्शन इनकी नंबरिंग दी गई। तो डायरेक्शन के हिसाब से नंबरिंग दी गई, कैसे, अगर नॉर्थ से साउथ में कोई भी रोड जा रही है ना, तो इसको हम नंबरिंग देंगे इवन, ये याद रखना, नंबरिंग देंगे इवन। और अगर ईस्ट से वेस्ट की तरफ या वेस्ट से ईस्ट की तरफ कोई भी रोड है ना, तो हम उसे नंबरिंग देंगे ऑड नंबरिंग होगी इसकी। तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है
अभी आपको पता नहीं है कौन सा हाईवे है, लेकिन बताते हैं कि ये आगरा से मुंबई जा रही है। ओके, इस हाईवे का नंबर बताओ। तो उधर ऑप्शन होंगे, लेट्स से वहाँ पे ऑप्शन होंगे NH23, NH1, NH30 और NH21। तो हमने क्या बोला, ये आगरा से मुंबई, तो नॉर्थ साउथ की बात हो रही है ना, नॉर्थ साउथ की बात हो रही है। ये अभी एग्जैक्ट नहीं है, मैंने एग्जाम्पल दी है, ठीक है, एग्जाम्पल है सिर्फ, इसको एग्जैक्ट नहीं समझना। तो लेट्स से आपको पता नहीं है आंसर, लेकिन आपको सिर्फ इतना पता है कि नॉर्थ से साउथ और साउथ से नॉर्थ की तरफ अगर जाएंगे तो इवन नंबर होगा, तो आप सिंपली इवन नंबर चूज कर लोगे ना। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, आगरा से मुंबई नहीं है और ना ही इसका नाम 30 है। 1998 में उसने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसका नाम है नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ने क्या क्या डेवलपमेंट किया आगे, ये हम अब देखते हैं। इसका फोकस क्या था कि जो रोड्स है उनको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बनाना है और डिजाइन्स रोड की मतलब इतने इम्प्रूव करने हैं, रोड्स की क्वालिटी इम्प्रूव करनी है, रोड्स के ऊपर किस तरह का मटेरियल यूज कर रहे हैं वो भी गुड क्वालिटी का होना चाहिए, और इनको वाइड करना है ना, वाइडनिंग ऑफ रोड्स। 4 लेन्स पे फोकस किया जाएगा और इसके 7 फेजेस थे। इस प्रोग्राम के 7 फेजेस हैं। क्या क्या फेज है इसके? फर्स्ट फेज में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट की बात है। हमारे पड़ोसी डॉगी को भी अभी भौंकना है। तो देखो, फेज 1 में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रोड की बात हो रही है। फेज 2 में नॉर्थ साउथ कॉरिडोर एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की बात हुई है। फेज 3 में हिस्टोरिकल और टूरिस्ट एंड रिलीजियस डेस्टिनेशंस को कनेक्ट करने की बात हुई है। और फेज 4 किस पे फोकस करेगा? 2 लेन्स विद पेवमेंट्स, यानी 2 लेन्स तो होंगी, 2 लेन्स होंगी, 1 और 2, लेकिन इसके आसपास पैदल चलने के लिए भी रास्ता होगा, पतली पतली और रोड्स होंगे। फिर 6 लेन्स होंगी, एक्सप्रेसवेज बनेंगे और रिंग रोड बनेगी। रिंग रोड क्या होती है? या बाईपास, मान लो ये कोई एक हाईवे है, दिस इज अ हाईवे एंड ये इस तरह का साइड से रिंग रोड है या ऊपर वाली साइड से बना दिया है। यहाँ से इसमें यहाँ से कोई दूसरी तरफ निकल सकता है, यहाँ से कोई निकल सकता है, यहाँ से और यहाँ से कोई ज्वाइन कर सकता है, फिर यहाँ से सीधे यहाँ से। दरअसल ना रोड के ऊपर जाम ना लगे, रोड के ऊपर जाम ना लगे, सिर्फ इसलिए ये रिंग रोड्स बनाए जाते हैं। तो इसके जो फेज है पहला और दूसरा कंप्लीट हो चुका है और तीसरा ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है। और हमने यहाँ पे पहला, दूसरा और सिक्स्थ वाला ही यहाँ पे डिस्कस करना है, क्योंकि कुछ एक्सप्रेसवेज बन चुके हैं, तैयार हो चुके हैं और जानना जरूरी है। और फेज 1 और 2 कंप्लीट है, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत जरूरी है, क्योंकि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट से क्वेश्चन आ सकता है। नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर से भी क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें 6th पार्ट की एक्सप्रेसवेज, ये क्या होते हैं, इनके बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल से। क्वाड मतलब 4, तो 4 साइड बन रही हैं और इसको हमने नाम दे दिया, सुंदर सा नाम, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। फेज 1 का ही पार्ट है ये। किसका पार्ट है? नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का पार्ट है। वो खुद किसका पार्ट है? NHAI ने बनाया है उसे, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बनाया उसे। तो ये सीक्वेंस आप इस तरह से याद रखना। और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया किसके? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, इसके अधीन है, ठीक है। अच्छा जी, तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट जो है ये किसका कनेक्शन? जो 4 मेन बड़ी जो मुख्य सिटीज है हमारे पास, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता, आप यही सीक्वेंस याद रखना। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। देखो क्या है ना, इसमें कुछ मेन सिटीज आते हैं, जो अदर सिटीज जो इसके जो कवर कर लेता है।
ये है अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ पे आता है? गुजरात में। फिर ये बेंगलुरु, बालासोर, भुवनेश्वर, कुटाक, दुर्गापुर, जयपुर, कानपुर, पुणे, कोल्हापुर, सूरत, विजयवाड़ा, अजमेर, विजाग, बोधगया, वाराणसी, इलाहाबाद, आगरा, मथुरा, धनबाद, गांधीनगर, उदयपुर एंड वडोदरा। अब आप बोलोगे मैं इतने सारे हम याद कैसे करेंगे? देखो आप मेन याद रखो। जैसे कि अब जो कोई कैपिटल सिटी आ रही है किसी की, जैसे विजयवाड़ा आ गई, विजयवाड़ा, और कैपिटल सिटी है गांधीनगर, ये याद रहेगी आपको। वाराणसी तो रिलीजियस कैपिटल समझ लो इसको आप, तो ये भी याद रख लो। अजमेर भी याद रख लो, क्योंकि अजमेर में अजमेर शरीफ दरगाह है ना, तो बहुत ज़्यादा टूरिज्म होता है उसके लिए भी, ये आप याद रख सकते हो। यहाँ से जयपुर भी पिंक सिटी, दुर्गापुर, पुर वाले देखो कितने सारे। तो भुवनेश्वर अपने आप में कैपिटल है, ये याद रह जाएगी। 2-3 याद रह जाएंगी, 2-3 आप अपने आप से आइडिया लगा दोगे कहाँ। जो दूसरा फेज है नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, इनकी हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में। तो टोटल में इन दोनों की जो लेंथ है, वो दोनों की अगर हम लेंथ को मिलाएं, दोनों की लेंथ मिला के बनती है लगभग 7300 किलोमीटर। तो नॉर्थ साउथ वाले की कितनी लेंथ है? लगभग 4000 किलोमीटर, और ईस्ट वेस्ट की लगभग 3300 किलोमीटर। इतनी इनकी लंबाई बनती है, इतनी इनकी लेंथ बनती है। तो नॉर्थ साउथ की अगर हम बात करें तो सबसे लॉन्गेस्ट जो हाईवे है वो यही है। ये जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है ना, सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे यही है। श्रीनगर से कन्याकुमारी तक आता है। तो श्रीनगर से ये वाला जो है ना, यहाँ से ये पूरा दिल्ली से होते हुए यहाँ, फिर ये पूरा आगे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल भी, थोड़ा सा पार्ट गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का भी इसमें आ जाता है, फिर ये नीचे आता है। और यहाँ पे भी थोड़ा सा पार्ट इसमें गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का आया है, यहाँ से और यहाँ से भी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, और ये कहीं पे एक जैसे ही हो जाते हैं। तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल देखो यहाँ पे, ये मुंबई, ये दिल्ली, ये कोलकाता और ये वाला चेन्नई। इस तरह से ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बना था। लेकिन जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, ये सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है इंडिया का। तो इसमें देखो, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में आप जान लो, ठीक है। श्रीनगर है ना, जो इसके अंदर कितनी आती हैं? 9 आती हैं स्टेट्स। 9 स्टेट से ये पास होता है, और 2 यूटीज से। यूटीज आपको पता ही है, जम्मू कश्मीर है और एक दिल्ली है। लेकिन स्टेट कौन कौन सी है? तो स्टेट के बारे में अगर आपको जानना है तो शुरू कर दो, फिर जानना। पंजाब, तो मैं ऐसे ही बना देती हूँ, ठीक है। जेके से शुरू करती हूँ। जेके के बाद आया कौन? पंजाब। सीक्वेंस याद रखना, ठीक है। पंजाब, फिर आया हरियाणा। हरियाणा के बाद आया कौन? दिल्ली खुद है। हरियाणा के बाद तो दिल्ली आता है, तो दिल्ली आ गया। हरियाणा के बाद जब दिल्ली आया, तो दिल्ली के बाद दिल्ली के नीचे कौन आया? यहाँ से दिल्ली से ये जो आएगी कहाँ पे? यूपी जाएगी। यूपी से कहाँ जाएगी? ये एमपी में। एमपी से किधर जाएगी? एमपी से जाएगी ये महाराष्ट्र में। मध्य प्रदेश के नीचे कौन है? महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र से किधर जाएगी ये? महाराष्ट्र ये है ना, महाराष्ट्र को जैसे क्रॉस करेगी तो ये तेलंगाना में आएगी। तो ये रहा तेलंगाना। तेलंगाना जैसे क्रॉस किया इसने, तो तेलंगाना के बाद कौन आता है? आंध्र प्रदेश, क्योंकि तेलंगाना पहले आंध्र प्रदेश का ही हिस्सा था। तो ये लिखा हमने तेलंगाना। तेलंगाना के बाद ऑब्वियस है आंध्र प्रदेश ही आएगा। तो जब ये आंध्र प्रदेश आया, तो आंध्र प्रदेश के बाद कौन आएगा? आंध्र प्रदेश के बाद आएगा तमिलनाडु खुद, है ना। सॉरी, आंध्र प्रदेश के बाद आएगा कर्नाटका। तो कर्नाटका के बाद तमिलनाडु, TN। तो गिन लो, आप गिन लो सारी कितनी है। पंजाब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 9 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरीज से ये पास होके गुजरता है। ये याद रखना। मैंने जानबूझ के यहाँ पे टाइम लगाया आपके सामने, ताकि आप भी मैप की तरफ देख के थोड़ा सा टाइम इस पे दो।
जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, यहाँ से नॉर्थ साउथ कॉरिडोर गुजरता है। तो इसका नाम क्या होना चाहिए? क्योंकि ये नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में है तो नाम कैसा होना चाहिए इसका? इवन की ऑड? तो नाम होना चाहिए इवन नंबर। तो इसका नाम है NH44। NH44 नेशनल हाईवे तो ये वही वाला है ना जिसकी हमने पहले बात की। तो NH44 नेशनल हाईवे है, सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इंडिया का, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। और ये नॉर्थ साउथ कॉरिडोर भी है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर भी है। और अब ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की हम बात करेंगे तो ये सेकेंड लॉन्गेस्ट हाईवे है इंडिया का, सिलचर से पोरबंदर तक है। सिलचर कहाँ पे है? सिलचर यहाँ है अरुणाचल प्रदेश, सॉरी सिलचर जो है असम में है। तो सिलचर है असम में और पोरबंदर कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, अगर आपको याद हो ना, एक बचपन में ऐसे करवाते थे टीचर याद, महात्मा गांधी पे, तो वहां लिखा था पोरबंदर में पैदा हुए थे गांधी जी हैं। तो ये ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, तो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है तो इसका नाम कैसा होना चाहिए? इवन की ऑड? इसका नाम होना चाहिए ऑड। तो इसका क्या नाम है? इस हाईवे का नाम क्या है? NH, इसका नाम है NH27। ठीक, तो ये रहा आपका पोरबंदर और ये रहा आपका सिलचर। सिलचर है असम में, पोरबंदर है गुजरात में। तो अभी हमें क्या करना है? वही काम जो हमने पहले किया। इसमें कितने स्टेट्स आते हैं और कितने यूटीज? कोई यूटी नहीं आती, स्टेट्स आते हैं। तो स्टेट्स कितने आते हैं? 7। चलो शुरू कर देते हैं काम। कौन कौन से? गुजरात से शुरू करना है कि असम से? चलो असम से शुरू करते हैं, नहीं गुजरात से। तो गुजरात ईस्ट वेस्ट नाम है ना, लेकिन चलो ईस्ट हम बाद में लिख देंगे तो वहां से इधर की तरफ। तो ये एरो ना दोनों तरफ ही होता है, पहले भी जो हमने पीछे किया ना एरो दोनों तरफ होगा, क्योंकि गाड़ी अगर गुजरात से अगर राजस्थान जा सकती तो राजस्थान से गुजरात भी तो जा सकती है ना गाड़ी, है ना। तो गुजरात से यहाँ पे जाएगी राजस्थान। तो राजस्थान के बाद अब गेस करो कौन आएगा? राजस्थान के बाद आएगा यहाँ पे MP। ये दिल्ली में जाती है? नहीं, ये दिल्ली में नहीं जाती है। MP के बाद ये कहाँ जाएगी? MP के बाद ये जाएगी सीधे यूपी में। यूपी के बाद कहाँ जाएगी? बिहार में। बिहार से किधर जाती है कोई चीज? वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल से कहाँ जाएगी? वेस्ट बंगाल से जाएगी ये असम। वेस्ट बंगाल से चली जाएगी ये असम। तो कितने स्टेट्स हो गए? देखो गुजरात, राजस्थान, MP 3 हो गए, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम 4 ही है, तो 7 हो गए। तो इसका मतलब ये है कि ईस्ट वेस्ट जो गलियारा है यहाँ पे सिर्फ 7 ही स्टेट्स आएंगे। नॉर्थ साउथ में 7 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरीज। तो ईस्ट वेस्ट जो गलियारा है हमारा, ईस्ट वेस्ट जो कॉरिडोर है वो दिल्ली से होके नहीं गुजरता। तो अगर आप क्वेश्चन आ जाए कि विच कॉरिडोर डज नॉट पास थ्रू द यूनियन टेरिटरी ऑफ या द कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली, तो आप ये कर सकते हो कि जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है हमारा, या NH27 है, सॉरी NH27 है, इंडिया का सेकेंड लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है ये। सिलचर से पोरबंदर, असम से गुजरात बोल सकते हो। देखो स्टेट से एक बार फिर देख रहे हो, गुजरात ये आया, फिर राजस्थान आया, फिर MP से गुजरता हुआ नॉर्थ की तरफ जाके यूपी चला गया। यूपी जाने के बाद आगरा से ना थोड़ा सा ये आगे गया, बिहार के थ्रू होके नॉर्थ बांग्लादेश नहीं है, बांग्लादेश के ऊपर वाली साइड से गुजरते हुए आगे गया और चला गया ये कहाँ? असम में। तो ये रहा हमारा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। अब वो जो मैंने कहा था कि फेज 6 एक्सप्रेसवेज वाला देखेंगे। एक्सप्रेसवेज बेसिकली ना, इनमें और नेशनल हाईवे में क्या फर्क होता है मैं आपको बता देती हूँ। पहले तो ये हाई टेक होते हैं, बहुत हाई टेक्नोलॉजी से ये बने होते हैं, मॉडर्न रोड्स होते हैं ये, इधर मॉडर्न रोड्स, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के रोड होते हैं। दूसरा, इनमें लो रिस्क ऑफ एक्सीडेंट होता है। लो रिस्क ऑफ एक्सीडेंट वो कैसे? एक्सीडेंट का रिस्क कैसे कोई इसी में कम हो सकता है? क्योंकि इसमें कंट्रोल एक्सेस होता है। कंट्रोल एक्सेस का मतलब मैं अभी आपको यहाँ पे क्लियर करती हूँ। ये कोई रोड है ना, दिस इज अ रोड, ये नेशनल हाईवे है, इसमें इस तरफ से भी रोड आ रहा है। तो यहाँ पे जब ये वाले रोड यहाँ से गुजर रहे होंगे ये वाली गाड़ियां, तो वो वाली को रुकना पड़ेगा। नहीं रुकती तो एक्सीडेंट हो सकता है ना। कहीं से भी किधर से भी रोड इसमें कनेक्ट हो जाता, कहीं से भी रोड इसमें कनेक्ट हो जाएगा
कोई कोई रोक टोक नहीं है, कहीं से भी गाड़ियां आती हैं, कहीं से भी जा सकते हैं, कहीं से भी क्रॉसिंग कर सकते हैं। यहाँ से गाड़ी निकली तो वहां क्रॉस कर लेगी। देखो, तो एक्सीडेंट के चांस होते हैं, जाम भी ज्यादा लग सकता है। ये वाली जो सिचुएशन है ना, ये एग्जैक्टली नेशनल हाईवे वाली सिचुएशन है। लेकिन इस तरफ आप देखें, दूसरी तरफ ये यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये रोड है कोई, ये नेशनल हाईवे है, ये पहले तो डबल बनाया हुआ है ये रोड। अब इसमें से भी, अब अगर यहाँ से भी किसी ने, अगर अब यहाँ भी ये वाला रोड है, रोड बेसिकली ये वाला है जो अभी मैंने बनाया, अगर इस रोड में किसी ने भी एंटर करना है ना, तो यहाँ पे पर्टिकुलर पॉइंट बना होगा जहां से दूसरी गाड़ियां एंटर कर सकती हैं, और वहां भी इस तरह का बना होगा कि उनको इस रोड को क्रॉस करके नहीं जाना पड़े बाहर। इसके ऊपर रिंग रोड बनी होगी या कुछ ऐसे बनी होगी कि यहाँ से अगर इसमें जाएगा, बैक साइड से इसमें जाके यहाँ से निकल सकता है बाहर। तो इसकी वजह से एक्सीडेंट नहीं होंगे और ये गाड़ियों को रुकना नहीं पड़ता। एक्सप्रेसवेज इनको इसलिए बोलते हैं कि इन गाड़ियों को यहाँ पे रुकना ही नहीं पड़ता कि इस गाड़ी ने चलो यहाँ से निकलना है तो मैं रुक जाती हूँ, नहीं, इनको ये सीधे चल सकती हैं, और जो पर्टिकुलर पॉइंट है बाहर निकलने का वहीं से निकलेगी, और जो पर्टिकुलर पॉइंट है एंटर करने का गाड़ियों के वहीं से आएंगी। हर जगह पे खुला नहीं पड़ा हुआ है कि कहीं से भी कोई भी आ जाएगा, कहीं से भी कोई भी बाहर निकलेगा, कोई भी क्रॉस करके पार चला जाएगा, नहीं, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं होता। इसलिए ये जो रोड्स हैं बहुत ही स्पेशल टाइप के रोड्स होते हैं, सामान चलाने के लिए बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि टाइम से सामान पहुंच जाएगा। अगर किसी ने टाइम पे पहुंचना है ना, तो एक्सप्रेस वे से जाएगा, ना कि नेशनल हाईवे से, क्योंकि नेशनल हाईवे पे जाम लग सकता है। एक्सप्रेस वे में जाम का ज्यादा चांस नहीं होता और ना ही एक्सीडेंट का ज्यादा खतरा होता है। तो यही लिखा है यहाँ पे, इसका यही लिखा है, एक्सेस कंट्रोल्ड होता है, और व्हीकल जो होता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ही, लिमिटेड प्लेस से ही आ सकता है, और कोई दूसरा रोड यहाँ पे मर्ज नहीं करता कहीं पे भी, ना ही कहीं क्रॉसिंग होती है ज्यादा इसके अंदर। जैसे यहाँ पे देखो कितनी ये क्रॉसिंग है, फिर और कोई क्रॉसिंग आएगी तो कितना जाम हो जाता है एक जगह पे। तो ये होते हैं एक्सप्रेस वेज, इसके बारे में यहाँ हमने बता दिया। तो एक्सप्रेस वेज जो होते हैं इंडिया के अंदर अभी 1642 लगभग 1650 किलोमीटर मतलब ऑपरेशनल है इंडिया के अंदर। तो पहला एक्सप्रेस वे जो है इंडिया, ये टेक ऑफ के काम भी आ सकता है इमरजेंसी के टाइम में, सॉरी, यहाँ ड्यूरिंग इमरजेंसी के वक्त में ये टेक ऑफ के काम भी आ सकता है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जो है लगभग ये कितना है, 304 किलोमीटर, 300 याद रखना आप, 300 किलोमीटर है ये, लगभग 300 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे है। वाइडेस्ट कौन सा है, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे वाइडेस्ट है। इसमें क्या है ना, 6 से लेके कम से कम भी 14 लेन्स तक का है ये, सबसे जो वाइड हुआ फिर ये यही हुआ। फिर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो है वो लार्जेस्ट है, लेकिन अभी प्लान अभी बना नहीं है, जब बन जाएगा तो इट विल बी द लार्जेस्ट नेशनल हाईवे, एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई वाला। अच्छा जी, भारतमाला प्रोजेक्ट क्या है, ये जो नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम है ना, इसको रिप्लेस किया है इसने। ये कब आया, इसे 2000, तो अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ऑलरेडी रनिंग, ये जो ऑलरेडी रन कर रहा था ना नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसको सबमर्ज कर दिया गया भारतमाला प्रोजेक्ट के साथ। और जो इसका काम क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को और इंटरनेशनल बॉर्डर्स को भी कनेक्टिविटी देना। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए क्या वैसे कर रहे हैं, और जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स के लिए बायलेटरल इनिशिएटिव मल्टी सेक्शनल ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड ने मिलके इस पे काम किया है। इसको हम बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो क्योंकि ये सब इसमें अपना अपना कोऑपरेशन दे रहे हैं। भूटान में भी हम रोड बना सकते हैं, उनके साथ कनेक्टिविटी कर सकते हैं बिग इकोनॉमी के लिए। लुक ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी के थ्रू, क्योंकि जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न नेबर्स है ना, उनके साथ हमारे बिजनेस रिलेशन अच्छे हो सकते हैं, उनके साथ हमारे टर्म्स भी अच्छे हैं, तो हम उस तरफ अपने रोड कनेक्टिविटी अगर बढ़ा दें तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, और उनके लिए भी। ऑब्वियसली इंडिया तो बहुत बड़ा देश है और बहुत बड़ी मार्केट हो सकती है उनके लिए भी, तो इसलिए सबका फायदा है इसमें। तो भारतमाला प्रोजेक्ट जो है इसका एम क्या है
कि जो जो कॉरिडोर हैं एग्जिस्टिंग उनको 50 बना देना है, उनका हमने 50 बना देने हैं कॉरिडोर्स। और जो 40% जो फ्राइट इस टाइम पे टू 80% फ्राइट ऑन नेशनल हाईवेज, जो 40% अभी नेशनल हाईवेज पूरा सामान ढोती है ना, हम 80% कर देंगे उसको। और 300 डिस्ट्रिक्ट से हम 550 डिस्ट्रिक्ट बढ़ा के कर देंगे कनेक्टिविटी, और वो भी कौन से 4 लेन्स वाले। सोचो 550 डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचाना, वो भी 4 लेन्स तक। ये इसने अपने लिए ये लिया है इनिशिएटिव कि हम ये काम करेंगे। अच्छा जी, और क्या क्या देखो अब यहाँ पे इकोनॉमिक कॉरिडोर डेवलपमेंट 9,000 मीटर इंटर कॉरिडोर फीडर रोड्स। आप ये नहीं सोचो कि ये आंकड़े हम कैसे याद करेंगे, आप सिर्फ एक आइडिया लो कि सबसे कम किसमें, एक्सप्रेस वेज में सबसे कम लेंथ इसको चाहिए अब, क्योंकि पहले जितना बन गया ये आगे का है अब, ठीक है। क्योंकि जो बच गया था ना NHDP में, वो वाला ये अब मैनेज कर रहा है, वो वाला भी। तो कॉरिडोर्स एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट किया जाएगा, इससे बॉर्डर और इंटरनेशनल कनेक्टिविटी की जाएगी। कोस्टल एंड पोर्टल कनेक्टिविटी भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जो सबसे ज्यादा जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है हमारा, वो कोस्टल रीजन के थ्रू, पोर्ट के थ्रू होता है, सी पोर्ट के थ्रू, सी वेज के थ्रू होता है। तो अगर हमारी पोर्ट के साथ हमारी रोड की कनेक्टिविटी अच्छी होगी अंदर से, तो इंडस्ट्रीज तक या फैक्ट्रीज से पोर्ट तक ज्यादा स्मूथली सामान को पहुंचाया जाएगा ना। तो टोटल में देखो आप 34,800 किलोमीटर की लेंथ होगी। बजट आपको इसका ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। और क्या क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न स्पेशल एक्सेलरेटेड रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये भी भारतमाला के अंदर है। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म यानी रेड हाईवेज जो हैं, जहाँ नक्सलाइट अफेक्टेड जो एरियाज हैं, उन एरियाज में भी जो रेड हाईवेज, जो हाईवेज होंगे उनको रेड हाईवेज बोलते हैं, तो वो भी भारतमाला प्रोजेक्ट के अंदर ही है। ये जो ऊपर वाली बात है हमने पहले डिस्कस कर ली है। ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वेज बनाए जाएंगे, बेटर मैनेजमेंट ऑफ ट्रैफिक एंड फ्राइट। ग्रीन फील्ड मैनेजमेंट होती है, ऐसे एक्सप्रेस वे बनाए जाएंगे वो जो अर्बन एरिया से दूर हो, तो उसमें कोई ट्रैफिक कोई जाम नहीं लगेगा ना। प्रोजेक्ट सेतु भारतम प्रोजेक्ट किस लिए बनाया गया था? देखो पहले तो देख लो कि 2016 में ये आया है, 2016 में सेतु भारतम प्रोजेक्ट आया है। और ये एक इनिशिएटिव था ताकि जितने भी नेशनल हाईवेज हैं फ्री ऑफ रेलवे क्रॉसिंग्स, इनको हम रेलवे क्रॉसिंग से फ्री कर सकें। तो या तो क्या होगा, या तो ब्रिज बनेगा, देख लो NHAI, ठीक है, NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ही इसे भी मैनेज करती है। यहाँ पे 2 किस्म के ब्रिजेस बनाए जाएंगे, एक तो होंगे रोड ओवरब्रिज ROB, और दूसरे होंगे रोड अंडर ब्रिज, रोड के अंदर जो ब्रिज बनेंगे, रोड अंडर ब्रिज। तो RUB 2 किस्म के यहाँ पे ब्रिजेस बनाए जाएंगे। आप इसकी एग्जांपल देख लो, डिब्रूगढ़ पासीघाट ब्रिज। डिब्रूगढ़ कहाँ पे है? असम में। और पासीघाट कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश से असम के ऊपर। रिवर कौन सा है भाई? रिवर कौन है बीच में? ब्रह्मपुत्रा। आपने देखा है नॉर्थ ईस्टर्न में रिवर जब हम पढ़ रहे थे, ब्रह्मपुत्रा रिवर के ऊपर ये रेल कम रोड ब्रिज है एक किस्म का। सेतु भारतम प्रोजेक्ट के अंदर ही एग्जाम्पल है डिब्रूगढ़ पासीघाट ब्रिज। इंटरनेशनल रोड्स इन इंडिया। इंटरनेशनल रोड्स, एक तो वही GT रोड। इंटरनेशनल कैसे? आजादी के पहले तो इंटरनेशनल थी ना, क्योंकि अभी देखो ढाका से लेके कहाँ तक थी? पेशावर तक, तो दोनों ही इंडिया से बाहर हैं, तो ये इंटरनेशनल भी कह सकते हो काइंड ऑफ। बट 1947 के बाद हमने ढाका और पेशावर से कट ऑफ कर दिया था। लीडो कन्निंग क्या है? लीडो जो है इस असम में है, तो यहां से रोड गई अरुणाचल प्रदेश, वहां से गई म्यांमार से गई ये कन्निंग कहाँ है भाई? कन्निंग इज इन चाइना। AP अरुणाचल प्रदेश के लिए लिखा है, और लीडो कहाँ है? असम में है। लीडो इज इन असम। अच्छा जी, ये रोड थी लीडो कन्निंग रोड। ये अंग्रेजों ने बनाई थी आजादी से पहले, इसलिए जापान को सबक सिखाने के लिए। जो सेकंड विश्व युद्ध हुआ था ना, दूसरा जो,
तो उसमें जो ब्रिटिशर थे वो उनका जो युद्ध था, जापान उनके अगेंस्ट था, तो जापान के साथ ही इनका युद्ध था। उसके बाद चाइना ने हमें और भी प्रपोजल दिया। चाइना ने हमें क्या प्रपोजल दिया इसके बाद कि एक काम करो, इसी रोड को और एक्सटेंड करो और कोलकाता तक पहुंचा दो। तो लीडो जैसे आसाम है ना, यहाँ से बोलते हैं कि हम बांग्लादेश जाएंगे और बांग्लादेश से कोलकाता, इसको उन्होंने बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन इंडिया ने नहीं माना। इंडिया ने क्यों नहीं माना? क्योंकि देखो ड्रग्स वगैरह वहाँ से बहुत आते हैं, बहुत मुसीबत करते हैं चाइनीज़, और इंसर्जेंसीज बहुत ज़्यादा आतंकवाद फैलाते हैं, तो इसलिए भी, और उन पर भरोसा करना भी आसान नहीं है। वो जो सामान देंगे हमें वो कैसा होगा, क्या होगा, इसलिए भी सामान तो चलो वैसे भी आता ही है, लेकिन उनके साथ रोड बनाना मतलब इतना भरोसे वाला काम नहीं है, तो इसलिए नहीं बनाया। अच्छा, मणिपुर म्यांमार थाईलैंड रोड, ये जो है ना रोड, मणिपुर म्यांमार थाईलैंड, तो मणिपुर कहाँ है? इंडिया में। तो इस रोड को IMT भी बोलते हैं। बेसिकली ये मणिपुर से जाता है, मणिपुर से म्यांमार में नायपीदा एक शहर है वहाँ, और वहाँ से थाईलैंड में मैस्कॉट एक जगह है, वहाँ तक जाती है ये। तो खैर ये जो रोड है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोड है इंडिया के लिए, नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर पे। अच्छा जी, एक और बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जो आपको जाननी चाहिए, हो सकता है एग्जाम में वहाँ से कुछ क्वेश्चन आ जाए। अफगानिस्तान में इंडिया का कुछ रोड का प्रोजेक्ट चल रहा है, इसके बारे में आपको बता देती हूँ अभी। इसको बोलते हैं जरंज देलाराम रोड। तो जो जरंज है ना, देखो पहले इतना सा पार्ट याद रख लो, एक पार्ट है अफगानिस्तान में जिसका नाम है देलाराम, और दूसरा पार्ट है एक जरंज, और उसके आगे जो है ना, आगे छाबार पोर्ट। अब आपको आइडिया लगा होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। छाबार पोर्ट जो है ना, छाबार पोर्ट, दैट इज इन ईरान। अब देखो कहानी क्या है ना, देलाराम से जरंज तक किसने बनाई है रोड? इंडिया ने बनाई है। ये 2010 में कंप्लीट कर दी थी, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। कब की थी पूरी? 2010 में। अच्छा जी, और इससे पता चलता है कि देखो इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशनशिप कैसे हैं, अच्छे हैं। और छाबार पोर्ट कहाँ पे? ईरान में। तो ईरान के साथ भी हमारा जो रिश्ता है अच्छा है। और अब देलाराम जरंज, ये देलाराम तक पहुंचे क्यों, किस लिए पहुंचे? अगर मैं यहाँ पे देलाराम बना दूं अलग से, यहाँ पे आपको ये है अगर देलाराम, तो देलाराम से ना दो निकले, एक जगह गई हैरत, अफगानिस्तान में ही है ये, और दूसरी जगह क्या आई यहाँ पे? काबुल। काबुल भी अफगानिस्तान में ही है। और यहाँ से थोड़ा सा नॉर्थ चलेंगे, कंधार। मैं यहाँ पे साउथ बना रही हूँ बट असली में ये नॉर्थ है, कंधार। तो कंधार शहर के बाद यहाँ पे जाएंगे ये मज़ारे शरीफ। ये रोड इस तरह से जा रहा है, ठीक है। मज़ारे शरीफ के बाद यहाँ पे आएगी टर्कमनिस्तान। इसकी जो नॉर्थ में कंट्री है ना, वो टर्कमनिस्तान है। टर्कमनिस्तान में एक तपी गैस लाइन है। अब समझ में आया क्या हो रहा है? तपी गैस लाइन है। और आगे चल के दूसरी तरफ ये रशिया में फ्यूचर में कनेक्ट कर सकता है, रशिया के साथ कनेक्ट कर सकता है फ्यूचर में। अब देखो छाबार बोर्ड, हम रशिया के साथ डायरेक्टली ना कनेक्ट कर देते, रशिया तो बस ऊपर चाइना की तरफ जाते और वहां से रशिया। देखो रशिया से हम लाते क्या है? हथियार वगैरह, और जब चाइना हमला करता है तो वहां यूज करते हैं। तो चाइना क्यों चाहेगा कि हम किसी और से खरीदें? चाइना सोचेगा हम उन्हीं से खरीदें, लेकिन हम उनसे कैसे खरीदें, वो क्या पता हमें कैसी चीज दें, उन्हीं के खिलाफ यूज करनी है, तो है ना। तो इसलिए, और पाकिस्तान अपना पड़ोसी देश है, तो पड़ोसी से आपको पता है बनती कम ही है। तो फिर पाकिस्तान और चाइना तो अपने एरिया से निकलने नहीं देंगे, और ईरान से हमने तेल लाना होता है और भी एनर्जी के रिसोर्सेज यहाँ से लाने होते हैं, और हमारे पास यहाँ पे पोर्ट्स हैं इंडिया में। हम पोर्ट की मदद से, देखो यहाँ पे अगर मैं बताऊँ, ये इंडिया के जो साउथ इंडिया है ना, यहाँ पे देखो बहुत सारे सी पोर्ट्स हैं। तो पोर्ट्स सी वेज के जरिए हम
ठीक है, सी वेज के जरिए हम अपना जो सामान है झाबार से यहाँ तक ला सकते हैं समुद्र के जरिए। ठीक है, तो इतना ज़्यादा जाएंगे। पहले देलाराम जरांज, तो जरांज से झाबर तक किसने बनाई है? खुद ही बनाई है, अफगानिस्तान ने खुद बनाई है ये रोड, अफगानिस्तान ने खुद ही बनाई है। सॉरी, जरांज से झाबार तक ईरान ने बनाई है, ईरान ने। जरांज से झाबर तक ईरान ने बनाई और जरांज से देलाराम तक BRO ने बनाई, इंडिया की बोर्ड, ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाई है। फिर उसके बाद देखो आगे कितने सारे चांसेस हैं, हम और कंट्रीज के साथ यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। गैस जो एनर्जी के सोर्सेज हम ला सकते हैं वहां से। रशिया में भी बहुत ज़्यादा जो रिसोर्सेज हैं वो हमें मिल सकते हैं यहाँ से। फिर जम्मू कश्मीर की रोड ट्रांसपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो फंडामेंटल मोड है जम्मू कश्मीर का भी यही। और इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे BRO के, एक प्रोजेक्ट बीकन, एक संपर्क। बीकन कहाँ के? कश्मीर रीजन, श्रीनगर रीजन के लिए, और संपर्क किसके लिए? जम्मू रीजन के लिए, जम्मू के लिए। तो ये जो प्रोजेक्ट संपर्क है ना, इसने 2 ब्रिजेस बनाए हैं जम्मू में, 2 ब्रिज बनाए जम्मू रीजन में। तो क्या क्या नाम है उनका? उज्ज ब्रिज और बसंतर ब्रिज, बसंतर ब्रिज और उज्ज ब्रिज। उज्ज ब्रिज, उज्ज ब्रिज तो उज्ज रिवर के ऊपर ही है और बसंतर ब्रिज बसंतर रिवर के ऊपर है। उज्ज ये कहाँ पे है? बस ये याद रखो कि ये डिस्ट्रिक्ट क्या है, दिस इज द डिस्ट्रिक्ट कठुआ। और बसंतर कहाँ पे है? बसंतर है सांबा में। बसंतर रिवर सांबर से बहती है, तो सांबर, बसंतर ब्रिज और उज्ज ब्रिज, इन 2 ये ब्रिज हैं, ये रिवर्स के ऊपर लगाए गए हैं संपर्क करने के लिए। जो एरियाज, बॉर्डर एरियाज हैं या जिन एरियाज तक यहाँ से कनेक्शन कम है वहाँ पे कनेक्शन करवाने के लिए ये 2 मेन जो बड़े खास ब्रिज है रिसेंटली बनाए गए हैं। तो ये हैं प्रोजेक्ट बीकन, सॉरी प्रोजेक्ट संपर्क के थ्रू बनाए गए हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है कि उज्ज ब्रिज और बसंतर ब्रिज किस प्रोजेक्ट के थ्रू बनाए गए हैं, दिस इज प्रोजेक्ट संपर्क ऑफ BRO, ऑफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, BRO ने ये बनाए हैं। प्रोजेक्ट बीकन के थ्रू कोई एग्जांपल है आपके पास? हाँ, जवाहर जो टनल है ना, इसकी रिनोवेशन की थी उन्होंने 1960 में, इसको सही से फिर से बनाया था उन्होंने। 1956 में पहले बना था वो, लेकिन ठीक से इसको BRO ने बनाया है प्रोजेक्ट बीकन के थ्रू। और भी जो रोड्स कश्मीर श्रीनगर में जो बन रहे हैं वो इस प्रोजेक्ट के थ्रू बनाए जाते हैं। तो यहाँ तक हुई ये बात। अब देखो जम्मू कश्मीर के अंदर ना कौन कौन से 2 मेन रोड्स हैं यहाँ पे। एक NH44 यानी नेशनल हाईवे है और दूसरा यहाँ पे मुगल रोड है। आपको जो इस मैप में दिख रहा है ना, एक जो है वो NH44 दिखेगा। NH44 जो है ये आपको डल कलर में दिख रहा है, अभी मैं इसको ब्राइट कर देती हूँ। दिस इज NH44, जिसको मैं भी मार्क कर रही हूँ ना, NH44 है ये। तो NH44 इसका कुछ पार्ट उसमें भी है और कुछ मुगल रोड में भी है। और मुगल रोड को देखें अगर आप, तो मुगल रोड भी श्रीनगर से जम्मू को कनेक्ट करता है। तो 2 इम्पोर्टेंट रोड्स आते हैं, मतलब ये जो मुगल रोड है ना, अल्टरनेटिव रोड बोल सकते हो आप इसको कश्मीर की तरफ जाने के लिए। तो नेशनल हाईवे को पहले ले लेते हैं। नेशनल हाईवे पे ना NH44 का ये नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है, क्योंकि NH44 तो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है। सबसे जो नॉर्थ वाला पार्ट है श्रीनगर से जम्मू तक, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं NH44। कहाँ से कहाँ तक आता है? लाल चौक श्रीनगर से शुरू होता है, लाल चौक श्रीनगर से शुरू होता है NH44। पहले इसका नाम NH1A था, अब इसका नाम ये नहीं है। मेजर सिटीज इसके अंदर जो आती हैं वो है श्रीनगर, अनंतनाग, रामबन, उधमपुर, जम्मू। और इस रूट की जो लेंथ है 304 किलोमीटर की है। NHAI के अकॉर्डिंग 304 किलोमीटर की लेंथ है इसकी। और 2017 में ये NHAI ने ले लिया है, पहले ये BRO इसे मैनेज कर रहा था। इट वॉज मेंटेन्ड बाय BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इट वॉज मेंटेन्ड अर्लियर बाय बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, but in 2017 it is merged with NHAI। ये जो प्रोजेक्ट है ना,
BRO नहीं, ये जो रोड है नेशनल हाईवे 44, ये अब किसको दे दिया गया, किसको हैंड ओवर कर दिया गया, NHAI को। कब से? 2017 से। ये चीजें भी याद रखना। अब अगर कोई पूछे कि अब कौन मेंटेन करता, तो NHAI। 2017 से पहले कौन मैनेज करता था, तो BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। देखो ये जम्मू है ना, जम्मू और पीछे यहाँ पे उधमपुर आ गया मेरी इमेज के पीछे। एक मिनट रुको, एक मिनट, इसको हम शिफ्ट करते हैं यहां से। ये देखो, ये रहा जम्मू, उधमपुर, पत्नीटॉप से होते हुए ये रहा रामबन आपका, और ये बनिहाल, ये वाला आपका अनंतनाग आ गया। देखो बलरामपुर, अनंतनाग, और ये रहा श्रीनगर आपका। ये मेजर सिटीज इसके बीच में आती हैं जो। अच्छा, अब मुगल रोड की बात अगर मैं करूं, ये अब मुगल रोड है आपके सामने। मुगल रोड जो है ना 84 किलोमीटर का है। तो मुगल पीरियड में, अकबर के टाइम में स्पेशली इसको बनाया गया था, इसको यूज किया जाता था। पीर पंजाल पास से ये गुजरता है। 3500 मीटर इसका आल्टीट्यूड है, मतलब सतह समुद्र से इतना दूर है। और बनिहाल पास से भी ऊंचा है, बनिहाल पास से 2832 मीटर है, और पीर पंजाल पास कितना है, 3500 मीटर। तो ये उससे ऊंचा है। तो मुगल रोड का जो अल्टीट्यूड है उस हिसाब से उसका जो पास है वो ऊंचा है। मुगल रोड का 84 किलोमीटर की है, ये याद रखना, 84 किलोमीटर की है। अच्छा जी, तो जो ये क्या करती है बेसिकली, पुंछ से शोपियां और पुंछ का जो डिस्टेंस है आपस में 588 किलोमीटर होता, लेकिन ये इसको बिल्कुल घटा के 126 किलोमीटर कर देती है। ये जो मुगल रोड है बेसिकली पुंछ से लेकर शोपियां तक ये कनेक्ट करती है इस तरह से। थाना मंडी पुंछ में एक जगह है, वहां से। तो अल्टरनेटिव रूट है ये, जम्मू कश्मीर को अल्टरनेटिव ट्रांसपोर्ट का मतलब ये सोर्स देती है, अल्टरनेटिव रूट है ये। और कहाँ कहाँ से होके गुजरता है ये देख लो आप पहले, एक मिनट। देखो बफलियास, ये मैंने क्या किया, एक मिनट बस, सॉरी। ये देखो बफलियास, बहरामगला, चंदीमढ़, पोशाना, छठा पानी, पीर की गली, अलियाबाद, जजना, दुबजन, हिरपोरा एंड शोपियान। तो ये इन जगहों को कनेक्ट करते हुए चलती है मुगल रोड। दिस इज मुगल रोड। फिर कुछ इंपॉर्टेंट रोड टनल है जम्मू कश्मीर के अंदर, जैसे कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल है जो, इसको ये कितना है, 9.28 किलोमीटर। तो इंडिया का लॉन्गेस्ट रोड टनल है ये, इंडिया का लॉन्गेस्ट रोड टनल है ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। चनैनी नेशनल टनल भी बोलते हैं, और इसे पत्नी टॉप टनल भी बोलते हैं, पत्नी टॉप टनल। जवाहर टनल जो है ये पुराना टनल है हमारे स्टेट के अंदर, हमारे यूटी का ये बहुत पुराना टनल है। 1960 में इसे रिनोवेट किया था BRO ने। उससे पहले इसे बनाया कब था, 1954 से 56 तक। जवाहर टनल हमारे जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू जी, उनके नाम पे इसका नाम रखा गया है। नंदनी टनल, नंदनी एक्चुअली एक टनल नहीं है, ये 4 टनल की सीरीज है इकट्ठे। तो 4 टनल सीरीज है ये पूरी 4 टनल सीरीज है। तो इसकी जो लेंथ है टोटल में 1.4 किलोमीटर है। नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नीचे है ये, ठीक है, नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब बोलोगे ये नंदनी कहाँ पे है, तो नंदनी जो है ये उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट। जवाहर टनल कहाँ पे, बनिहाल में है। अच्छा, जी मोड़ टनल जो है, जी मोड़ टनल के बारे में भी हम आगे देख लेते हैं, थोड़ा सा चर्चा में हमेशा रहता ही है ये। तो एक मिनट, जी मोड़ टनल देखो,
सोनमर्ग से लेके गांदरबल तक ये कनेक्ट करेगा। इसकी लोकेशन है सोनमर्ग एंड गांदरबल। और 2015 में इसमें काम शुरू किया था। दिस इज अंडर कंस्ट्रक्शन, अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन ही है, इसका स्टेटस अभी अंडर कंस्ट्रक्शन ही दिखाते हैं। इसका एम क्या है? ऑल वेदर रोड देना, ऑल वेदर कनेक्टिविटी देगा श्रीनगर से कारगिल तक। इस टनल की वजह से हमें ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिलेगी। इसके आगे एक जोजिला टनल भी है, ये दोनों मिलके ऑल वेदर कनेक्टिविटी देते हैं सोनमर्ग से लेके गांदरबल तक ये। और इसकी शक्ल जेड की तरह बनेगी ना, इसलिए इसे जी मोड टनल भी बोलते हैं। तो दूसरा जो देख रहे थे टनल नंदनी वाला जो है ना, नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उधमपुर में, उसके नीचे इसको बिल्ड किया गया है। ये फोर हाईवे टनल्स बनाए गए हैं। ये जवाहर टनल देख लिया आपने, बनिहाल से काजीगुंड तक। ये चैप्टर भी कंटिन्यू है, अगली वीडियो में भी इसी चैप्टर के बारे में हम बात करेंगे। तो अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप पूछ लेना, ताकि मैं अगले वीडियो में उसे इंक्लूड कर सकूं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।